नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। आज हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे दिखाएंगे क्या कुछ रहने वाला है खास। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे से जुड़े हर एक अपडेट से करवाएंगे आपको रूबरू। शिमला नगर निगम की गरमाहट है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के अंदर से ही बगावत की तपिश महसूस हो रही है। आगे देखिए पार्टी के किस दिग्गज ने चुनावों से ठीक पहले बदला पाला। कुल्लू से बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है सामने। क्या है तैयारियां और क्या अब बिजली महादेव के दर्शन होंगे आसान? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी बता दी आपको। शिमला के 4 दिवसीय दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज शिमला दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। शिमला में किए गए कड़े इंतजाम, तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर कर दिए गए हैं। एसपी संजीव गांधी ने पैदल मार्च निकाला है। सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से जायजा लिया गया है। शिमला के 4 दिवसीय दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। आज शिमला दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो शिमला में किए गए कड़े इंतजाम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1500 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एसपी संजीव गांधी ने पैदल मार्च निकाला है। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया गया है। शिमला के 4 दिवसीय दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। शिमला में किए गए हैं कड़े इंतजाम। 1500 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं शिमला में पुलिस ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। पुलिस ने 6 अतिरिक्त बटालियन के जवानों की मदद ली है। सीआईडी के जवान भी राष्ट्रपति की व्यवस्था में लगाए गए हैं। पुलिस के 1500 जवान सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। शिमला को 6 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में पुलिस अधिकारी, नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है। तो पूरी व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा यहां पर की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने को लेकर कैसी है व्यवस्था, और साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमारे ब्यूरो चीफ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। उनके स्वागत के लिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं और इस पर बात करने के लिए यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एसपी बंसल जी, वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बंसल साहब, क्या देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, राष्ट्रपति के यहाँ आने का पल खुद में बड़ा ऐतिहासिक? मुझे लगता है कि बहुत उत्साह पूरे विश्वविद्यालय परिवार में है राष्ट्रपति जी को लेकर के, और ये बहुत सुनहरा अवसर है खासकर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए कि राष्ट्रपति जी अपने हाथों के से जो है गोल्ड मेडल और डिग्री जो है वो विद्यार्थियों को देने जा रही हैं। क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, कितनी तारीख को वो आएंगी, कितने बजे उनका आने का कार्यक्रम है और उनके स्वागत के लिए खास तौर पर क्या तैयारियां की? जी, मुझे लगता है कि उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए हमारी पूरी तैयारियां हैं। विश्वविद्यालय लगभग पिछले 15 दिन से ये तैयारी में जुटा हुआ है। 19 तारीख को उनका 3:20 पे यहाँ आगमन होगा और 1 घंटा वो हमारे साथ यहाँ रुकेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास, क्योंकि कोविड के बाद हमारी कन्वोकेशन नहीं हो पाई है, तो पहली बार है 3 साल के बाद जो हमारी कन्वोकेशन हो रही है। तो हमारा पीछे लॉन्ग पेंडेंसी थी, लॉन्ग पेंडेंसी को हम पूरा कर रहे हैं। 18-19 की डिग्री और गोल्ड मेडल जो है वो 19 तारीख को दिए जाएंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है कि राष्ट्रपति जी अपने हाथ से सभी को गोल्ड मेडल और डिग्रियां दें। तो इसलिए हमने 10 फैकल्टी में से 10 बच्चे हमने चुने हैं जो टॉपर हैं, उन्हीं को गोल्ड मेडल उनके हाथ से दिलाएंगे और बाकी जो है गोल्ड मेडल और डिग्री जो हैं
वो बाद में हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं, सीएम हैं, वो अपने हाथों से देंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम जो है वो देश भर में एक अच्छे संस्थान के रूप में इसका लिया जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि तीसरी बार कोई राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह और कितना अपने आप को जो है विश्वविद्यालय इस समय देख रहा है, कहाँ स्टैंड करता है विश्वविद्यालय जब राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं? मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय अपने आप में जो एलुमनी है यहाँ के, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो यहाँ के एलुमनी हैं। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो यहाँ के एलुमनी रहे हैं। और हमारे चीफ जस्टिस थे संजय करोल जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, वो हमारे एलुमनी हैं। अनुपम खेर जी अभी आए थे, वो हमारे एलुमनी हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं यहाँ के एलुमनी हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और राष्ट्रपति जी का आना अपने आप में, क्योंकि स्टेट विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी में आना अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और पूरा विश्वविद्यालय परिवार जो है इसके लिए बहुत उत्साहित है। गोल्ड मेडलिस्ट जो बच्चे रहेंगे उनमें ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि इस बार लड़कियां जो हैं वो इसमें ज़्यादा होंगी, तो किस तरह से आप देख रहे हैं चयन किस तरह से उनका किया गया और कौन कौन से विभागों के जो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें रहेंगे? नहीं, ये चयन हमने नहीं किया है। ये तो हमारे जितने भी 110 के आसपास गोल्ड मेडल हैं, 110 में से 70% लड़कियां जो हैं वो गोल्ड मेडल। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से इस तरह का ट्रेंड चला रहा है कि हमारे मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो गोल्ड मेडल ले जा रही हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि लड़के पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है, लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। यही बात जो है वो अभी मुझे ओएसडी राष्ट्रपति जी का उनका फ़ोन आया था, तो मैडम भी बहुत खुश हो रही थी इस बात को लेकर के कि 70% बच्चियाँ जो हैं यहाँ से गोल्ड मेडल ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। कितना मनोबल बढ़ता है बच्चों का जब देखते हैं कि इस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर का जो है वो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और भारत की राष्ट्रपति जो है वो खुद यहाँ पर। मुझे लगता है कि हमारा एक थीम जो है इस विश्वविद्यालय का लेकर के, जो वुमेन एम्पावरमेंट करके, अभी हमने वुमेन स्टडी सेंटर भी खोला है। तो वुमेन स्टडी सेंटर के नाते हमने पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। उसमें हमने जो एंटरप्रेन्योरल महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इनोवेटिव काम किया है, हमने सम्मानित भी किया है। अच्छी बात है। माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रही हैं, हमारे विश्वविद्यालय में आ रही हैं। उनका भी एक फोकस जो है वुमेन एम्पावरमेंट में, बच्चियों में। अभी हमने कुछ गांव अडॉप्ट किए हैं, वहाँ पर जाकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। हमने 3 गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं महिलाओं के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी अचीवमेंट है और ये अप्रिशिएट जो है, जो अभी कुछ बिंदु मांगे थे, ये बिंदु को लेकर के राष्ट्रपति जी ने बहुत अप्रिशिएट किया है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसपी बंसल, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के आने को लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और ऐसे में जो लोग हैं जिनको ये गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पर दिए जाने, उनमें भी काफी उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में अपनी भव्यता जो है वो दिखाने का मौका जो है राष्ट्रपति के सामने जरूर है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर नगर निगम चुनाव से जुड़ी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत की खबर। बड़ी जानकारी, पूर्व बीजेपी पार्षद आरती चौहान की बगावत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इधर से बड़ा आजाद उम्मीदवार का नाम तो आपको बता दें, नगर निगम चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व बीजेपी पार्षद आरती चौहान के बगावत देखने को मिली है। घर से भरा आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन। नगर निगम चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। चुनाव से पहले ही बीजेपी के अंदर खाने बगावत की खबर आ गई है, जहां पर पूर्व बीजेपी पार्षद आरती चौहान ने बतौर आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा है। शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर खाने में ये कैसे बगावत छिड़ गई है? देखिए बिल्कुल, और ये बीजेपी के अंदर ही नहीं, अंजलि, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के अंदर भी अंदर खाते जो है इसी तरह की लड़ाई या अलग अलग वार्ड में जो चुनौती है कांग्रेस के सामने, वो अब आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा की अगर बात करें तो लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। कल दूसरा दिन था और ऐसे में भाजपा की जो पूर्व पार्षद हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि दरकिनार उनको किया जा रहा है। यही नहीं, शांति विहार वार्ड में वहां पर भी जो कैंडिडेट, जो पहला और नया कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर उतारा गया है भाजपा की तरफ से, उसके ऊपर भी सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जो पूर्व के पार्षद रहे हैं मनोनीत राजेंद्र चौहान, उनकी तरफ से भी ऐतराज इस बात को लेकर जताया गया है कि क्यों आखिरकार उनकी राय नहीं ली जा रही और उनके पसंदीदा जो पार्षद है उनको क्यों नहीं यहाँ पर उतारा जा रहा है, यानी प्रत्याशी जो है उनको क्यों नहीं यहाँ पर उतारा जा रहा है। ऐसे में लगातार
चुनौती जो है वो दोनों दलों के लिए यही है कि आखिरकार सामंजस्य किस तरह से बनाया जाए। और आज आखिरी दिन है, तो आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो ऐसे में क्या ये चुनौती जो है वो आगे बढ़कर अब चुनावों में जीत हार तय करेगी, या फिर ये आपसी जो लड़ाई है जो नेताओं की, क्या ये अब खत्म हो पाएगी? पार्टी किस स्तर पर तैयारी जो है ये कर रही है, ये आज देखना होगा। आज का दिन बेहद ही अहम जो है। इसके अलावा अगर हम और वार्ड की अगर बात करें, भराड़ी वार्ड है, वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व में जो प्रत्याशी की अगर बात करें, लगातार एक कोशिश की जा रही थी कि उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐन समय पे उनको टिकट नहीं मिला। सुबह के समय जो है वो बीजेपी का दामन थामती हैं। जो वहां के लिए जो है कैंडिडेट अब उनको जो है वो बनाया गया है, एक महिला है, उनको कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर बनाया गया। तो ऐसे में क्या ये उठापटक जो है ये किस तरह से लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में। और भराड़ी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ की पूर्व कांग्रेस की जो नेता है मीना चौहान, जो मीनू है, उन जो है बीते कल ही भाजपा जो है उसमें सदस्य दिलाई गई और शाम तक जो है सदस्यता के साथ साथ उन जो है वो फील्ड में उतार दिया गया और उनका टिकट जो है वो भराड़ी वार्ड से फाइनल कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना और जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरना, इस तरह के सवाल जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण और काफी रोमांचक जो है ये चुनाव होने वाला है नगर निगम शिमला का। पूरे प्रदेश में जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनका इंटरेस्ट इसी बात को लेकर बना है कि क्या अब शिमला में, क्योंकि सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी नगर निगम है शिमला, और ऐसे में इतिहास बहुत पुराना है और सबसे ज्यादा जो कब्जा यहाँ पर रहा है, सबसे ज्यादा जो सत्तासीन जो पार्टी यहाँ पर रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर इस दुर्ग में जो है वो भेदने की तैयारी इसको कर रहा है। तो किस तरह से भाजपा क्या दोबारा से काबिज यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है। ऐसे में भाजपा जो है वो पुरजोर कोशिश यहाँ पर कर रही है और कांग्रेस पार्टी क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सत्ता में इस समय जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है। आगे 2024 की जो दशा और दिशा है लोकसभा चुनाव की, वो उसके सेमीफाइनल के रूप में जो है इस चुनाव को यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस नगर निगम चुनाव से पहले उठती दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी बगावत यहाँ पर पार्टी के लिए कितनी खतरनाक होती है, साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री धनीराम शांडिल्य ने डलहौजी का दौरा किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट ITI का निरीक्षण किया और इस मौके पर बच्चों की ओर से कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। वहीं धनीराम शांडिल्य ने ITI में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चंबा में चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। चंबा के मेडिकल कॉलेज का जो निर्माणाधीन है वो देखा और साथ में ये भी निश्चित किया कि अब इसका कार्य जो निर्माण कार्य है वो लगभग अगले 1 साल में पूरा हो जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। बहुत सी कमियां हैं जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं और प्रक्रिया आरंभ ऐसे करेंगे कि जितनी हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी है, जितने हमारी विशेषज्ञों की और डॉक्टरों की कमी है, उन सबको प्रारूप तैयार कर दिया गया है और कमियों को एड्रेस किया जाएगा। उधर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के बच्चे से कथित वायरल वीडियो के मामले में डलहौजी के तिब्बती समुदाय के लोगों और साथी संगठनों ने उनके समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। ये शांति मार्च बकरौटा से शुरू होकर बनीखेत तक आयोजित किया गया। इस दौरान तिब्बती संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। तो हाल फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रहा था दलाई लामा और एक बच्चे को लेकर, उसके बाद अब जो दलाई लामा समर्थक लोग हैं उन्होंने शांति मार्च यहाँ पर निकाला। उनका कहना है कि ये
उन्हें बदनाम करने की ये साजिश थी और इसी के तहत इस वीडियो को इस तरीके से वायरल किया गया। मीडिया चैनल्स में एक गलत वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि हिंदुत्व के प्रति अपशब्द कहे गए थे। तो ये जो रोष रैली है ये उन मीडिया चैनल्स के खिलाफ है जिन मीडिया चैनल्स ने ये जो गलत बात को आगे प्रदर्शित किया था। मैं समझता हूँ कि परम पावन दलाई जी पूरे विश्व विख्यात एक हस्ती है और उनके खिलाफ इस तरह से अपशब्द कहना और इस तरह से गलत प्रचार करना ये एक निंदनीय विषय है और हम भारत तिब्बत मैत्री संघ की तरफ से और अन्य स्थानीय लोगों की तरफ से इन बातों की कड़ी निंदा करते हैं। उधर कुल्लू में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण करीब 240 करोड़ रुपए के बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट की धरातल पर उतारने के लिए जोर शोर से काम शुरू हो गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने कुछ दिन पहले टेंडर आमंत्रित किए थे। जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट का काम करने में 8 कंपनियों ने रुचि दिखाते हुए टेंडर यहाँ पर भरे हैं और रोपवे निर्माण के लिए भरे गए टेंडरों की तकनीकी जांच की जाएगी। अगर तकनीकी जांच में सभी निविदा वाली फर्म खरी उतरती हैं तो उसके उपरांत वित्तीय निविदाएं हैं वो खोल दी जाएंगी। ये रोपवे लग रहा है ये हमें नहीं चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि जैसे हमारी गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, वो भी बंद हो जाएगी इससे। और उसके बाद होटल है और इससे भी बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे को रोबे नहीं चाहिए। हमारो क्या नाम रोबे से हमारे को रोजगार क्या नाम हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। हमारे छोटे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। बिजली महादेव रोबे से हमारे को कल लगभग 300-400 पेड़ जा रहे हैं तो उससे भी हमारे को भारी नुकसान हो रहा है। जंगल तो हमारा खत्म हो जाएगा उससे, साथ में बेरोजगार भी उससे खत्म हो रहा है। युवा नौजवान साथी क्या करेंगे। पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है इसमें। कम से कम 200-250 पेड़ लग रहे हैं जिसमें, और दूसरा जो रोड का भी इन्होंने स्कीम सोचा उसमें भी कम से कम 100 पेड़ लग रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं इतना पेड़ जिससे पर्यावरण को नुकसान ही है। उधर हिमाचल अपनी अनोखी परंपराओं, रीति रिवाजों और साथ ही उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में किन्नौर काफी ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसे देवी देवताओं के अलावा भगवान शिव का शीतकालीन निवास भी माना जाता है। ऐसे में किन्नौर में अलग अलग परंपराओं के तहत कई उत्सव मनाए जाते हैं। आपको बता दें कि 18 मेला उन मंदिरों में आयोजित किया जाता है जिन मंदिरों को 18 साल पूरे हो जाते हैं। उस मेले को 18 मेला कहा जाता है और साथ ही साथ इस मेले में ग्रामीणों की एकजुटता, रिश्तेदारी सबसे अहम भूमिका निभाती है और मेले में गांव से संबंध रखने वाली ऐसी सभी महिलाओं को स्थानीय देवता की ओर से बुलाया जाता है जिनकी शादी गांव से बाहर हुई होती है। और इस मेले में महिलाएं और पुरुष ऊन से बने जो वस्त्र हैं वो पहनकर अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ये मेला ग्रामीणों के रिश्तेदारों की एकजुटता का प्रमाण भी माना जाता है। उधर हमीरपुर नगर परिषद की ओर से बेहतरीन पार्क बनाने के लिए काम किया जा रहा है जिसके तहत सार्वजनिक पार्क की भी सुविधा दी जा रही है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के अलावा वार्ड नंबर 7 में भी 2 पार्क बनाए गए हैं जिसमें ओपन जिम के अलावा बच्चों के लिए झूले और बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। वहीं इन पार्क को बनाने के लिए 25 लाख रुपए के बजट का इस्तेमाल भी किया गया है। स्थानीय युवाओं ने बताया है कि ओपन जिम खोलने से युवाओं को काफी सुविधा मिल रही है जिसके लिए लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद का धन्यवाद किया। हमारी जो नगर परिषद हमीरपुर में यहाँ पे कहीं भी कोई अच्छा पार्क नहीं था, लेकिन वार्ड नंबर 2 में काफ़ी खुली जगह होने के कारण हमने यहाँ पे पार्क बच्चों के खेलने के लिए झूले और ओपन एयर जिम बनाया ताकि लोग भी यहाँ पे अपना व्यायाम वगैरह कर सके। नशा कितना कर रहे हैं, अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे जिम जाम होगी तो बच्चे नशे से दूर रख के यहाँ पर जिम जाम करेंगे। तो हमें प्रशासन का ये काम देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है और इसमें बड़े भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं घूमने के लिए और बहुत अच्छा वातावरण बन गया है बच्चों के लिए। ये बहुत ही अच्छी पहल है ये नगर परिषद की। हम जो यहाँ के
बासिंदे हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हमें बहुत ही खुशी और बहुत आभारी हैं हम लोग नगर परिषद के, और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके भी बड़े आभारी हैं कि उन्होंने जो अब यहाँ इस जगह पे ये पार्क डेवलप की है। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अनीता वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा है। वहीं अनीता वर्मा ने दावा किया है कि शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करेगी, और इस बीच बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नगर निगम चुनावों को टाल कर रखा था। बीजेपी जीत का अगर दावा कर रही है तो मैं बड़ी हैरान हूँ उनके दावेदारी से, क्योंकि अगर वो जीतने वाले होते तो वो इतना लंबा इस चुनाव को नहीं खींचते। 1 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं और ये बड़ी भारी दुखद बात है, क्योंकि जो चुनाव है वो 5 साल के बाद होते हैं। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, इनको पता था ये जीत नहीं रहे, तो इन्होंने इस चुनाव को काफ़ी डिले भी किया, कोशिश की। तो अब ये जो जीत का दावा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इनकी जीत जो है ये समझ गए हैं कि कहाँ खड़ी है, क्योंकि जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने अपने नतीजे देख लिए हैं। और चलिए अब रुक करेंगे बार जिले 12 खबरों की ओर। हिमाचल पुलिस के हारमोनी ऑफ वाइन्स बैंड के नाम रही श्री शिवगुल देवता जिला स्तरीय मेला अंतिम सांस्कृतिक संध्या में राजगढ़ के कलाकारों ने भी सराहनीय प्रदर्शनी। युवा मंत्रालय और साथ ही नेहरू युवा केंद्र संगठन सभी जिलों में युवा संवाद भारत 2047 का आयोजन करने जा रहे हैं। यह आयोजन आगामी 1 मई से 31 मई तक होने वाला है। समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। हमीरपुर हत्याकांड में दरअसल मायका पक्ष के लोगों ने एसपी से मुलाकात की है। इनकी मांग है कि महिला की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों का कहना यह है कि मृतक महिला के ससुराल पक्ष ने ही उसकी हत्या की है। ये बसें जल्द ही सड़क पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बता दें आपको कि पहले चरण के तहत कांगड़ा को इन 30 जो सीटर बसों की सौगात मिली है। धर्मशाला परिवहन निगम के डिपो की बात करें तो 2 महीने पहले ही इलेक्ट्रिकल बसों का सफल ट्रायल किया गया था। हिमाचल में 19 और 20 अप्रैल को G20 की बैठक होनी है, जिसमें विदेशी मेहमानों को कांगड़ा धाम का जो जायका है वो चखाया जाएगा। और साथ ही साथ बीजेपी विधायक विपिन परमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दरअसल धर्मशाला को G20 सम्मेलन करने का सौभाग्य मिला है। हमीरपुर जिले में 3000 लोगों का आपको बता दें कि डिपो में मिलने वाला सस्ता राशन बंद कर दिया गया है। जिले में कई ऐसे संपन्न लोग मिले हैं जो कि जिले के अलावा बाहरी राज्यों में भी फर्जी राशन कार्ड बनाकर सस्ता राशन ले रहे थे। इनमें कई राशन कार्ड धारक बाहरी राज्यों के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग में केवाईसी के जरिए डबल एंट्री कार्ड का मामला उजागर हुआ है। विभाग ने डबल एंट्री के राशन कार्डों का तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं चंबा में पिछले कई सालों से सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाए हैं और बस यात्री भी कई बार प्रशासन से मांग कर चुके हैं। लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं चेतावनी देते हुए जल्द ही सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मांग की गई है। सोलन में बढ़ती महंगाई के बाद अब सब्जियों के दाम कम होने लगे हैं। सब्जियों के दामों में 10 से 15% तक की गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। बाहरी राज्यों से आ रही सब्जियों के बम्पर स्टॉक की वजह से सब्जियों के दाम कम हो चुके हैं। उधर पौंटा साहिब में 27 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर के पीछे थ्रेशर मशीन से युवक की टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हमीरपुर में लोगों को उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध करवाने के लिए दरअसल उद्यान एवं बागवानी विभाग की नर्सरी बेहतर काम कर रही है। 8 हेक्टेयर एरिया में पहले नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। रुक करेंगे, इस बीच जारी एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। बता दें, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। नामांकन भरने का आखिरी दिन है आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, आखिरी दिन दोनों पार्टियों ने जारी की। तो 34 वार्डों के लिए भरे जा रहे हैं नामांकन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, 2 मई को होगा मतदान, 4 मई को मतगणना होगी, 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। नामांकन भरने का आखिरी दिन, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। आखिरी दिन 34 वार्डों के लिए नामांकन जो है वो भरे जा रहे हैं। 2 मई को मतदान, 4 मई को मतगणना होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये आप देख सकते हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट और जारी की गई। नामांकन का आखिरी दिन है। तो बता दें आपको, 13 अप्रैल से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन एक नामांकन नहीं किए गए और 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच जो है वो होगी। 21 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। 2 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। आखिरी दिन दोनों पार्टियों ने लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 34 वार्डों के लिए नामांकन जो है वो भरे जा रहे हैं। तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।